हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 3 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है बचे हुए 2024 में एज वेल एज 2025 में, जिन सब में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए भी। ना सिर्फ हम आज के सेशन में ये देखेंगे कि 3 तारीख के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो एमसीक्यू किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने कहीं पर भी इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि इफेक्टिव आंसर राइटिंग हो सके, अच्छे से अच्छे आंसर्स लिखे जा सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सके एंड अपना सिलेक्शन ले सके। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 3 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। चलें पहली न्यूज डिस्कस करते हैं। ये न्यूज डिस्कस करने के पहले इस न्यूज का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आए। आपको पता ही है कि नीट के एग्जामिनेशन को लेकर पूरे देश में काफी हल्ला मचा हुआ है। इस बार का जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें काफी सारी अनियमितताएं पाई गई, काफी सारी इरेगुलरिटीज थी एंड काफी इश्यूज क्रिएट हुए। इसके चलते पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गए एंड बहुत से इश्यूज वगैरह जो है यहाँ से क्रिएट हुए। तो अल्टीमेटली नीट की जो पूरी एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, आगे से जो भी गलतियां इस बार हुई हैं आगे से उस तरीके की गलतियां ना हो, उन सब चीजों को देखने के लिए और किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस जो है और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को स्टडी करने और इनके बारे में जो भी आवश्यक रिकमेंडेशंस हैं वो सारे रिकमेंडेशंस देने के लिए एक कमिटी बनाई। और इस कमिटी के चीफ जो हैं वो हैं इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर जिनका नाम है के राधाकृष्णन। इनसे अब ये बोला गया है कि भैया पूरा प्रोसीजर जो है स्टडी करो नीट का और इसमें कैसे कैसे सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, सारी चीजें आप हमें बताओ। अब समाचार अपना जो है करंट अफेयर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजेस की बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उस बेंच के अध्यक्ष हैं और वो भी नीट के इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसीजर में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उस पर सुनवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोला है कि आपकी जो कमेटी आपने बनाई है इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, उनकी मदद से भैया जो भी आपने नीट के एग्जामिनेशन को लेकर जो भी इंप्रूवमेंट करना है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक जो भी बदलाव होने हैं, जो भी ओवरहॉलिंग होनी है वो जल्दी से जल्दी आप करवाएं, जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको जल्दी इंप्लीमेंट करें। तो बस वही बात यहां पे लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने, जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आपकी जो हाई पावर्ड कमेटी आपने बनाई है नीट के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसीजर को स्टडी करने के लिए और उसकी अनियमितताओं को एड्रेस करने के लिए, उनसे जल्दी से जल्दी जो है टॉप टू बॉटम ओवरऑलिंग कराइए, पूरे के पूरे प्रोसीजर को इंप्रूव करवाइए और ताकि नीट का एग्जाम प्रोसीजर बढ़िया एफिशिएंट हो सके, पारदर्शी हो सके और आगे फिर उस तरीके की कलंक ना लगे जिस तरीके के 2024 के नीट के एग्जामिनेशन के ऊपर लगे हैं और जिसके चलते पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा चोट हुई है। तो इस तरीके की चीजें आगे ना। कोर्ट डायरेक्टेड कमिटी टू सबमिट रिपोर्ट बाय 30 सितंबर टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो कोर्ट ने यह बोला है कि जो भी करना है, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे, उसकी रिपोर्ट 30 सितंबर तक एजुकेशन मिनिस्ट्री को आप डिपॉजिट करो। उसके बाद में मिनिस्ट्री जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट को स्टडी करेगी। कमेटी जो जो रिकमेंडेशंस देंगी महीने भर के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री को उनके ऊपर निर्णय लेना है कि इसमें से कितने रिकमेंडेशंस मानने हैं, कितने नहीं मानने, और जिनको फिर मानना है उनको आपने इंप्लीमेंट कैसे कराना है। उसके बाद में फिर एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा और उसके बाद ये जो कमेटी ने, हाई पावर्ड कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होगा। एंड लास्ट में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब गवर्नमेंट एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में फाइल करेगी कि भैया जो जो गलतियां थी, ये सारी गलतियां निकल कर आई थी, कमेटी ने ये सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, इन सारे रिकमेंडेशंस को माना गया, इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया, क्यों नहीं माना गया वो भी बताया जाएगा। फिर जिन रिकमेंडेशंस को माना गया उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए ये प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया और उस प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करा के फाइनली हमने अब जो नीट की पूरी प्रोसेस है आने वाले वक्त में उसको पूरी तरीके से पारदर्शी कर दिया है या फिर ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। इस तरीके की एक पूरी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट होगी और उसके बाद ही जो है अगला नीट का एग्जामिनेशन फिर
करवाया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो भी आप अपना रिपोर्ट बनाते हो, अब ये रिकमेंडेशन किसके लिए है? ये रिकमेंडेशन है इस हाई पावर्ड कमेटी के लिए जिसको इसरो के फॉर्मर चीफ के राधाकृष्णन हेड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे भी बोला है कि हमें नहीं पता कि आप क्या रिकमेंडेशन दोगे क्या नहीं दोगे जिससे नीट की प्रोसीजर बेहतर से बेहतर हो सके, बट हमारी तरफ से कुछ सजेशन है, इन पर्टिकुलर चीजों को या फिर इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को आपने अपने रिकमेंडेशंस में शामिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये रिकमेंडेशंस खुद दिए हैं आपकी हाई पावर्ड कमेटी को जो नीट का पूरा प्रोसीजर देख रही है ओवरहाउलिंग का, कि ये पर्टिकुलर चीजें शामिल जरूर करना। उसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला तो डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स, यानी कि जितने भी बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं उनका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, किसी भी तरीके से वो लीक नहीं होना चाहिए। और जो भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर वगैरह सेटअप करोगे उसको फिर कहाँ पे आप कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, किस सेट में उनको जो है जमाया गया है, क्या पैटर्न है, वो सारी चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, फुल प्रूफ प्लान उसके लिए बनाओ। दूसरा, पीरियोडिकली आपने ऑडिट करना है। अभी जो डाटा प्रोटेक्शन मेजर्स आपने लिए हैं कि बच्चे जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं उसका डाटा भी कहीं ना जाए, आपने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो भी किसी तरीके से जो है लीक ना हो जाए उसका डाटा, और इसके अलावा और भी जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर से रिलेटेड डाटा है ये फुल प्रूफ है या नहीं, सिस्टम आपका ढंग से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए वक्त वक्त पर आपको अपनी प्रोसीजर का ऑडिट करते रहना है, चेक करते रहना है कहीं कोई कमी तो निकल के नहीं आ रही। इसके अलावा जितने सेंटर्स पर आपका एग्जामिनेशन होता है, देश भर में ये पेपर करवाया जाता है, तो आपने लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शन टेस्ट करते रहना है उन सारी सेंटर्स वगैरह का। रेंडमली करते रहिए, सबका पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम सेंटर्स का जो है वक्त वक्त पर मगर आपने इंस्पेक्शन करते रहना है ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी का चांस ना बने। और एग्जामिनेशन सेंटर्स एकदम अपने टोस पर जो है रहे, हमेशा पूरी वक्त सावधान रहें कि भाई अपने आप ही छापा पड़ सकता है, तो किसी तरीके की अनियमितता या फिर इरेगुलरिटीज अपने यहाँ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, एक ग्रीवियांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म बनाया जाए। जैसे इस बार नीट में हुआ था कि काफी सारे बच्चों ने शिकायत करी कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई, हमारे साथ काफी सारी जो है नियमों का पालन नहीं हुआ, कईयों को पेपर लेट मिला, बहुत सी समस्याएं थी। अब इस तरीके के क्वेश्चंस क्या, इस तरीके के ग्रीवियांसेस को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो एनटीए के पास में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि प्रॉपर ग्रीवियांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड लास्टली, फुल प्रूफ लॉजिस्टिक्स। इतना बड़ा एग्जाम है, देश भर में करवाया जाएगा, सीक्रेसी के साथ में आपने क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होने देना, टाइम से आपने जो है वहां अपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर से वहां पे क्वेश्चन पेपर पहुंचाना है। उसके बाद में पूरा पेपर आपने कंडक्ट कराना है, आंसर शीट्स कलेक्ट करनी है, वापस उनको लेकर आना है। उसके बाद उनके साथ में कोई टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, फिर उनको चेक करवाया जाएगा, रिजल्ट बनेगा, उसकी क्रॉस चेकिंग होगी और सब कर करा के फिर आपने मेरिट तैयार कर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। और बाकी सारी जो भी चीजें होती है इस पूरी प्रोसीजर में, ये पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक्स है इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई कमी ना रह जाए, ऐसी कोई गुंजाइश ना रह जाए जिससे पेपर लीक होने की संभावना बने, या किसी तरीके से पेपर की जो आप कह सकते हैं शुचिता है, पेपर की जो आप प्यूरिटी है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लॉजिस्टिक्स आपके एकदम फुल प्रूफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर जो है खास तौर पर एम्फेसाइज कराया। आगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर detailing specific timelines for registration of candidates, changes to preferred cities, सीलिंग ऑफ OMR शीट आफ्टर हैंडलिंग देम टू इन्विजिलेटर्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि पूरे एग्जामिनेशन की अलग अलग चीजों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ। जैसे सबसे पहला तो स्पेसिफिक आपको टाइमलाइन बताना है क्लियर कट कि भैया रजिस्ट्रेशन इतने से इतने वक्त तक होगा। रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरने के बाद में अगर आपका मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी चेंज करनी है, तो उसका जो टाइम या उसका जो प्रोसीजर है वो ये रहने वाला है, इतने वक्त तक में आपने करना है। एग्जामिनेशन होने के बाद में आपका OMR की जो शीट्स है वो सील हो जानी चाहिए। अब उनकी कैसे सीलिंग करवाई जाएगी, इन्विजिलेटर को किस तरह से हैंडओवर करना है, फिर इन्विजिलेटर किस तरह से उनको आपके सेंटर के हेड को देंगे, सेंटर का हेड फिर वापस उनको भेजेगा जहां भी भेजना है, और उसके बाद फिर कहां पर वो खोली जाएंगी, कैसे वो चेक होंगी, इसका पूरा एक आपने जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है जिसको फिर कड़ाई से पालन करवाया जाए और उसमें फिर किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इन सारी चीजों को करवाने के लिए कैसे करवाया जाए, कमिटी जो है इसको लेकर रिकमेंडेशन देगी। ठीक है जी, तो कमिटी इन सब चीजों को लेकर रिकमेंडेशन देगी कि ये कैसे करवाया जाएगा। ये जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है कैसे इनको इंप्लीमेंट करवाना है, इसको लेकर रिकमेंडेशन जो है कमिटी देगी। और अल्टीमेटली फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, शॉर्ट में मैं इसको यहाँ पे EM लिख देता हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर अल्टीमेटली इसको इंप्लीमेंट करवाएगी और उसके बाद में फिर इसकी मदद से अगला नीट का पेपर करवाया जाएगा। जो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि अच्छे से हो जाए और किसी तरीके की फिर उसमें दिक्कत नहीं आए,
फेयर सिलेक्शन आपका पेपर हो एंड किसी के साथ में अननेसेसरी कोई नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। आगे ये कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सीसीटीवी सर्वेलेंस ऑफ टेस्ट सेंटर्स इंक्लूडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट का क्या कहना है कि सीसीटीवी का लगातार सर्वेलेंस आपका होना चाहिए टेस्ट सेंटर्स का, और रियल टाइम मॉनिटरिंग की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये नहीं हो कि आप कि अगर आपने ये बोल दिया कि भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रखो, बाद में फिर अगर कभी कहीं पे कुछ दिक्कत आएगी तो वो देख लेंगे, तो उसमें भी क्योंकि टैंपरिंग हो सकती है, तो फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की भी जो है बात की गई है। एंड लास्टली रिगरस चेक्स एंड बैलेंसेस एट एवरी स्टेज फ्रॉम सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये भी आपने करना है, ताकि पूरा जो प्रोसीजर है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से लेके क्वेश्चन पेपर चेक होने सेट होने तक, और फिर उसके बाद एग्जाम करवा के रिजल्ट डिक्लेयर करने तक, इसमें किसी तरीके को इशू नहीं आना चाहिए। इस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखने की सिस्टम को पूरी तरह से फुल प्रूफ किया जा सके, और किसी भी एक आदमी के हाथ में इतनी पावर ना है कि वो किसी को अनड्यू एडवांटेज दे सके। ये सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। कोर्ट ने ये बात कही है, कोर्ट ने ये बोला है कि ये सारा की सारी व्यवस्था आपने करवानी है। तो ये तो अपनी पूरी न्यूज हो गई। अब यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर जो दूसरे भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, वन डे के एग्जाम्स जो होते हैं, उनके लिए एक ये पर्टिकुलर अपने काम का जो एमसीक्यू यहां से बनता है कि भाई नीट के एग्जामिनेशन में क्या सुधार किए जाएं, इसके लिए जो हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है राधाकृष्णन कमेटी या फिर के राधाकृष्णन कमेटी। एक तो ये। दूसरा सवाल यहीं से बनेगा कि के राधाकृष्णन जो नीट की हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन थे। तो इसका जवाब याद रखना है, एक्स इसरो के चीफ हैं या फिर फॉर्मर इसरो के चीफ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। दो क्वेश्चन जो है यहां से बनकर अपने तैयार होते हैं। तीसरा ये कि जो ये पूरा नीट का एग्जामिनेशन है, ये जो धांधली हुई है, जो भी इस पूरी की पूरी एग्जामिनेशन को लेकर काफी सारे इश्यूज क्रिएट हुए, अगर कहीं पे मेंस में आपसे लिखने के लिए आता है कि किस तरीके से आप इस तरीके की चीजों को होने से रोक सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को आप जो है कोट कर सकते हैं। एंड अगर कहीं पर आपसे अगर जैसे कोई एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है कि आप पर्टिकुलर पद पर हैं, फलानी लेट्स से सेंटर हेड है, और आपको पता चला पेपर लीक हो गया, तो फिर अब आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप, या फिर पेपर लीक रोकने के लिए क्या करेंगे, तो वहां पर फिर आप इन सारे पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। इससे आपका आंसर जो है अच्छा बनकर तैयार होगा। और रेफरेंस भी दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने जो है रिकमेंडेशंस दी हैं, तो इससे आपके जो सजेशंस हैं, जो भी बातें आप लिख रहे हैं, इसकी वजन भी जो है वो बढ़ेगा, और इससे भी कहीं ना कहीं 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जामिनर आपको देगा, दैट इज फॉर श्योर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ में, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं केरल में रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए थे वायनाड में, एंड इसके चलते लगभग 200 के करीब लोगों की डेथ हुई, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर रिलीफ ऑपरेशंस वगैरह अभी चला रही हैं। काफ़ी लोगों को फिर बचाकर कैंप्स में रखा गया है, एंड सिचुएशन पे अभी भी काफ़ी काम हो रहा है, एंड अभी आने वाले वक्त में भी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। अब ये पूरी जो घटना घटी है वायनाड में, जिस तरीके से लैंडस्लाइड आया था, इसके बाद काफ़ी लोगों ने, खासतौर पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात हाईलाइट करी कि शायद इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता अगर इस पूरी जगह की इको सेंसिटिविटी को, ठीक है जी, इस पूरे इलाके की जो इको सेंसिटिविटी है उसका ध्यान रखते हुए अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया होता, उसका ध्यान रखकर अगर यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज को अगर लिमिट किया गया होता, तो शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। मगर क्योंकि इस पूरे इलाके की जो फ्रेजाइल किस्म की इको सेंसिटिविटी है, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए मन मर्जी से कहीं पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, एंड कुछ भी अपने मन के हिसाब से जो है लोगों को कहीं पे भी बसाया जा रहा था, इसके चलते जब ये लैंडस्लाइड आया, अब पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम जो है उसको जब विथस्टैंड नहीं कर पाया, और जब लैंडस्लाइड आया तो उसके चलते मौतें ज्यादा हुई हैं। ये बात को लेकर काफी लोग अब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इस सारी जिद्दोजहद के बीच में छठवीं बार, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, छठवीं बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है एक नोटिफिकेशन क्लासिफाइंग पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन 6 स्टेट्स एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। तो इस पूरी घटनाक्रम के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई हम जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के कुछ इलाके जो हैं उनको इको सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर हम इनको
ऐसी मंशा रखते हैं कि हम एक कानून लाकर इनको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमने ये नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट से पास होता है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और केरल से। तो इसमें अब पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट तो नहीं, मगर वेस्टर्न घाट का काफी सारा जो इलाका है, खासतौर पर अगर केरल की बात की जाए तो उसमें बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। अब पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट का जो इकोसिस्टम है उसमें कई सारे इको सेंसिटिव जोन्स आते हैं, और वहां पर अगर आप अंधाधुंध लोगों को बसाओगे, अगर किसी को भी लाके कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करोगे, तो उसके चलते फिर डिजास्टर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार इसके पहले 5 बार भी इस तरीके का एक नोटिफिकेशन ला चुकी है, जिसमें वेस्टर्न घाट्स, ये क्योंकि पूरा जो ये वायनाड और ये सारा इलाका है, सब पूरा वेस्टर्न घाट्स वगैरह का रीजन है, वेस्टर्न घाट्स के स्पेसिफिक इलाके हैं इन, जो इन 6 स्टेट से पास होते हैं, तो इसको पूरा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब अगर ये जो नोटिफिकेशन है अल्टीमेटली अगर ये कानून बन जाता है, ये नोटिफिकेशन या फिर ये अगर ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे होगा ये कि उन इलाकों को वेस्टर्न घाट्स में जहां जिनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या, कहीं पर अगर आप मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, कहीं पे अगर पत्थर निकाल कर ले जा रहे हो, कहीं से अगर रेत निकाल रहे हो, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जिनको फिर अल्टीमेटली बेच के आप पैसा कमाओगे, इस तरीके की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिससे प्रकृति को नुकसान होगा और ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन या इन एरियाज के पूरी की पूरी जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज के ऊपर रोक लग जाएगी अगर ये नोटिफिकेशन कानून बन जाता है। तो अगर ये कानून बन जाता है तो उसके चलते यहां पर रोक लग जाएगी। 5 बार इसके पहले भी ये नोटिफिकेशन आया था, मगर स्टेट्स ने कुछ ना कुछ जो है इसमें अड़ंगे लगाए, उसके चलते पास नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगे नहीं, क्योंकि ये कानून नहीं बना, तो फिर ये एक जो रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन सेंसिटिव एरियाज में, वो हुए नहीं, और अब नतीजा ये हो गया है कि वायनाड में इतने लोगों की मौत हो गई है। तो अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी इस बार जो है केंद्र सरकार की मदद करेगी और कोई अड़ंगे नहीं लगाएगी और इस नोटिस को या इस नोटिफिकेशन को पास होकर कानून बनने देगी। लास्ट टाइम इसके पहले जुलाई 2022 में आया था ये 5वीं बार, इसके पहले ये तो 6वीं बार आया है, ये तो आपका 6वीं बार आया है। इसके पहले 5वीं बार जो है ये जुलाई 2022 में आया था। तब भी कोशिश की गई थी कि इसको कानून बनाया जाए, और कानून बनाकर इसकी मदद से कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं ये वेस्टर्न घाट्स के जो इन 6 राज्यों से पास होते हैं, इनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे या तो पूरी तरह रोक लगाई जाए या फिर उसको किसी तरीके से लिमिट किया जाए। मगर स्टेट्स ने तब भी ऑब्जेक्ट किया था इस बात को लेकर, किसी ना किसी प्रोविजन को लेकर ऑब्जेक्शंस होते रहे, और अल्टीमेटली ये जो ड्राफ्ट था, ये जो नोटिफिकेशन था, ये कानून नहीं बन पाया। इसमें भी केरल खास तौर पे, अब देखिए आयरनी देखिए कि सबसे ज्यादा नुकसान केरल में हुआ है, और 5वीं बार जुलाई 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तब केरल राज्य ने सबसे ज्यादा जो है डोमिनेंटली इसका विरोध किया था इस नोटिफिकेशन का, और इसको पास नहीं होने दिया। इसकी वजह ये थी, केरल का कहना यह था कि अगर ऐसा हुआ तो केरल का तो मैक्सिमम इलाका जो है वो वेस्टर्न घाट्स में आता है, एंड अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आपने डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इससे जितने आपके एग्रीकल्चरल प्लांटेशन केरल के अलग अलग इलाकों में है वो बंद करने पड़ जाएंगे या फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दूसरा, काफी बड़े लेवल पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे प्लान्स हैं, जो या तो इन कंस्ट्रक्शन है या फिर बन चुके हैं, ऑपरेशनल है, इन सब को लेकर ये सब जो है फिर दिक्कत में आ जाएंगे। इस सब के चलते होगा ये कि एक तो केरल में वैसे खाने कमाने के ज्यादा मौके नहीं है, बड़ी मात्रा में लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, बाहर जाके माइग्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद भी अब जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो किसी तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर जो भी थोड़ी बहुत हो सकती है अपना जीवन यापन कर रही है, अगर ये नोटिफिकेशन पास होता है और उसके बाद ये सारी चीजों पर भी रोक लगती है, तो फिर ये लोग भी जो है माइग्रेशन कर जाएंगे यहाँ से, एंड इसके चलते भी फिर काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो इन सब बातों के चलते 2022 में केरल ने इस नोटिफिकेशन को या इस ड्राफ्ट को पास होकर कानून नहीं बनने दिया। आयरनी यह है कि सबसे ज्यादा अभी जो लैंडस्लाइड है उसमें सबसे ज्यादा मौतें केरल में ही हुई हैं, नुकसान जो है केरल में हुआ। तो अब एक्सपेक्टेशन यह है कि केरल भी जो है ज्यादा अड़ंगा नहीं अड़ाएगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझा है कि स्टेट के ऊपर अपनी मर्जी थोपी नहीं जा सकती, तो स्टेट्स की बात को सुनकर उनके साथ विचार विमर्श करके जो भी आपके ऐसे टिकलिश इश्यूज आते हैं जो जिनको लेकर एक कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट की स्थिति बन रही है,
इनको टाला जा सके, इनका कोई समाधान निकाला जा सके, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कमेटी बनाई है जो जितने भी इश्यूज हैं और स्टेट्स के जितने भी कंसर्न्स हैं उनको समझ कर रिजॉल्व कर कर एक आम सहमति बनाएगी और उसके बाद में फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस फाइनल नोटिफिकेशन को जारी करने में भी स्टेट्स के साथ में कमेटी की के डिस्कशन के बाद में जो रिकमेंडेशंस हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसमें अब एक्सपेक्टेड यह है कि कमिटी स्टेट्स को सुन के उनकी बातों को भी जो है तवज्जो देगी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने के उनको भी तवज्जो देगी और दोनों कहीं ना कहीं एक आम सहमति पर आ जाएंगे। एक कंसेंसस जो है, एक कंसेंसस की स्थिति बन जाएगी और उस कंसेंसस के बाद में फिर जो कानून आता है वो स्टेट्स को भी स्वीकार्य होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी के लिए भी आपकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और जो भी फिर कानून बनता है उसकी मदद से फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। और इस तरीके की जो वायनाड में एक्टिविटी जो घटना हुई है, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है इसको होने से रोका जा सकता है। और एक्सपेक्टेड भी यही है कि जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे कमेटी के, उसमें कंजर्वेशन का जो एस्पेक्ट है उसको तो ध्यान रखा ही जाएगा ताकि कोई भी ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कोई डिजास्टर हो सकता है उस तरीके के इकोसिस्टम को छेड़ा ना जाए, डिजास्टर को टाला जा सके, बट एट द सेम टाइम उन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस पर कोई असर ना पड़े, उनके भी अपने जो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो बने रहें एंड लोगों की जो भी आपकी आर्थिक तरक्की है वो किसी तरीके से ना रुके। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जो है इस बार लाया गया है और एक्सपेक्टेड यही है कि इस बार ये पास हो जाएगा। चलें, तो ये न्यूज हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हमको बात करनी है नाजुल लैंड के बारे में। नाजुल लैंड का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू गवर्नमेंट ओन्ड लैंड दैट इज नॉट डायरेक्टली मैनेज्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी. These are lands originally acquired during the colonial period for purposes like public utilities, administrative functions, or settlement of displaced individuals. Over time, these lands have been used or leased for various public and private purposes. मतलब ये कि सरकार की ऐसी सरकारी जमीन जो है तो सरकार की मगर डायरेक्टली सरकार उसको मैनेज नहीं करती स्टेट प्रॉपर्टी के तौर पर, उसको नाजुल लैंड बोला जाता है। समझते हैं। देखिए, एक तो यह है कि गवर्नमेंट की ओन्ड लैंड है और गवर्नमेंट उसको जो है मेंटेन करती है, सरकार ने उसको देखने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए अपने लोग लगा रखे हैं, कर्मचारियों को जो है अपॉइंट कर रखा है, तो वो तो गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा ऐसी जमीन जो है तो सरकार की मगर सरकार उसको मैनेज नहीं करती, उसने किसी और को दे रखा है, तो इस तरीके की जितनी भी जमीन होती है जिसकी ओनरशिप जो है वो तो सरकार की है मगर उसकी जो देखभाल है, उसका जो रख रखाव है, उसका जो मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट की नहीं है या उसको स्टेट प्रॉपर्टी के तौर पर मैनेज किया नहीं जाता है। इस तरीके की जो जमीन होती है उसको बोला जाता है नाजुल की जमीन। अब नाजुल की जमीन अस्तित्व में कब आई या इसका एग्जिस्टेंस कब आया वो समझना बड़ा बहुत जरूरी है। 1857 में क्रांति हुई, 1857 में रिवोल्ट हुआ खास तौर पे, इसके पहले भी थी मगर प्रोमिनेंटली 1857 के बाद में जब रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट होने के बाद में जब अल्टीमेटली अंग्रेजों ने रिवोल्ट को दबा दिया, दबाने के बाद में फिर ये फिर से पावर में आ गए। उसके बाद काफी बड़े लेवल पर ऐसे लोग जिन्होंने इनके साथ में वफादारियां निभाई थी उनको जमीनें बांटी गई थी, उनको बोला गया था कि ठीक है आप जमीन ले लीजिए, जागीरें वगैरह जो हैं वो बांटी गई थी। कई सारे मिशनरीज को अपने स्कूल, हॉस्पिटल और इस तरीके के इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए जमीनें वगैरह बांटी गई थी। तो सरकार ने जब इस तरीके की जमीनें वगैरह दी, लोगों को दे दी, ओनरशिप अपने पास में रखी, ये बोला कि जमीन हमारी है, ओनरशिप इसके ऊपर हमारी रहेगी मगर आप इस पे अपना जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से आपको लीज पर दे रहे हैं, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये जो सारी की सारी जमीनें हैं ये अल्टीमेटली आपका नाजुल की लैंड कहलाई। ये रही सरकार की मगर सरकार जो है इनको लीज पर चढ़ाती गई या फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन तक के लिए लोगों को देती रही, जिनको दे दी थी उन्हीं का ड्यूरेशन जो है वो वक्त के साथ में बढ़ाती रही एंड इस तरीके से ये जमीनें जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके ऊपर काफी कंस्ट्रक्शन हो गया, लोगों ने अपनी रिहाइशें बसा ली, जमीन सरकार की ही रही मगर उसका इस्तेमाल जो है प्राइवेट लैंड के तौर पर या फिर इस तरीके की लैंड के तौर पर जिसपे के ऊपर कोई सरकार का कोई मतलब जो है फंक्शन या कोई सरकार की कोई गवर्नमेंट या सरकार की कोई मशीनरी ऑपरेट नहीं कर रही है, इस तरीके की जमीन के तौर पर ये जो है इस तरीके की जमीन का स्टेट इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब वक्त के साथ में इन जमीनों को बहुत से पब्लिक और प्राइवेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया, इनके ऊपर कई हॉस्पिटल बने, इनके ऊपर कई जो पार्टीशन के बाद खासतौर पर जो शरणार्थी है उनको बसाया गया, मिशनरीज ने अपने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस काफी कुछ इसके ऊपर खोले और भी इस तरीके की दूसरी एक्टिविटीज वगैरह हुई, सारी चीजें होती रही।
मगर विद इन द पूरे टाइम समझने वाली बात यह है कि जमीन के ऊपर ओनरशिप जो थी वो सरकार की बनी रही। तो ये जो जमीन है इसको बोला गया है नाजुल की जमीन। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाया है, यूपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, एक बिल लेकर आई है, कानून नहीं बनाया, एक बिल लेकर आई है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो नाजुल की जमीन है इसको अब आप प्राइवेट ओनरशिप के लिए जो है में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बना रहेगा। एक बीच में कुछ प्रावधान था कि एक लंबे वक्त तक या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर वो जमीन के ऊपर सरकार का कब्जा नहीं है, उसको किसी दूसरे काम के लिए अगर यूज किया जा रहा है तो प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता था। उस जमीन को फिर किसी के नाम पे, किसी संस्था के नाम पर, इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर चढ़वाया जा सकता था। अब यूपी की सरकार ये बिल लेकर आई है कि अब ये नहीं हो सकता। अगर कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में नाजुल की जमीन है तो इस तरीके की जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा और सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। अब ये कानून लेजिस्लेटिव असेंबली से या विधानसभा से तो पास हो गया, बाद में जब इसको विधान परिषद में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा गया तो वहां पर इसको फिर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया है और इसको लेकर अब काफी ज्यादा जो है चर्चा हो रही है कि, और इसके चलते नाजुल की जो जमीन है अब वो खबरों में आ गई है। अब उसके बारे में काफी अब डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जो है 2 लाख करोड़ से ज्यादा की जमीन उत्तर प्रदेश अकेले में यूपी गवर्नमेंट की नाजुल की जमीन है। और अगर ये जमीन इनको वापस मिल जाती है और इसका ये फ्रूटफुल इस्तेमाल करते हैं तो 2 लाख करोड़ की जमीन तो आप खुद लगा लीजिए कितना बड़ा रकबा होगा और कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ये जमीनें होंगी इनकी। अगर ये जमीन इनको मिलती है तो यूपी सरकार के राजस्व में बहुत ज्यादा बढ़ावा होगा और वो अपनी जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर चल रहा है उसको बूस्ट करने में इस जमीन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सारी बातों के चलते जो नाजुल की जमीन है ये खबरों में आ गई है, तो अपने को पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन एक सीधा सीधा एमसीक्यू ही बनेगा कि ये नाजुल की जमीन क्या होती है, रिसेंटली ये नाजुल की जमीन न्यूज में क्यों है, या फिर ये जो नाजुल शब्द है इसका क्या मतलब होता है, रिसेंटली ये न्यूज में था, इसका क्या सेंस बनता है। ये 2-3 क्वेश्चन यहां से अपने तैयार होते हैं जो अपने को ध्यान रखने। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है दैट सुप्रीम कोर्ट इन अ 6-1 जजमेंट upheld the constitutional validity of a law made by Tamil Nadu that offers preferential treatment among SC to socially and educationally backward Arun Thatiyars। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें तमिलनाडु सरकार ने कोई कानून बनाया था। तमिलनाडु सरकार ने उस कानून में ये बोला था कि हमारे राज्य में जो अरुण थाथियार के नाम से एक कम्युनिटी है जो शेड्यूल कास्ट में आती है, इनके साथ में हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरीके का ये लोग एक कानून लेकर आए थे। अब उस कानून को चैलेंज किया गया तो अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो चैलेंज गया। अब यहां पर 7 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने 6-1 से जजमेंट दिया है कि तमिलनाडु सरकार का ये कानून, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आने वाला एक कम्युनिटी जिसका नाम अरुण थाथियार है, जो सोशली और एजुकेशनली काफी ज्यादा बैकवर्ड है, इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए जो कानून बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि इनको स्पेशली जो है खास तौर पे जो है इनको प्रेफरेंशियली ट्रीट किया जाएगा रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए। इस पर ये कानून पूरी तरह से सही है, ये किसी तरह से गलत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसका कंटेक्स्ट आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट को अपने देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन दिया जाता है उसमें भी, एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें भी। तो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है, सपोज कर लीजिए कि किसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट में 20 कास्ट आती हैं, तो ये सारी की सारी जो कास्ट हैं जिनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, इन सबको एससी का जो भी रिजर्वेशन का कोटा है उसका फायदा मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि वक्त के साथ में ये देखा गया है कि इन लेट से ये जो 20 कास्ट हैं इसमें से होगा क्या, वक्त के साथ में कुछ कास्ट जो है वो तरक्की कर जाएंगी, रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगी। लेट से अपन मान लेते हैं कि 5 कास्ट जो है इस 20 में से वो तरक्की कर गई, 15 कास्ट जो है वो उतनी तरक्की नहीं कर पाई, या फिर यूं बोलते हैं कि जो 10 कास्ट है वो उतनी तरक्की नहीं कर पाई, ठीक ठाक तरक्की करी है, और आखिरी की जो 5 कास्ट हैं लास्ट की वो एकदम ही बैकवर्ड रह गई, वो इतना तरक्की नहीं कर पाई। तो कायदे से जो 20 कास्ट हैं ये है तो सारी की सारी शेड्यूल कास्ट में ही आती हैं, एससी में ही आती हैं, मगर उन 20 में से 5 कास्ट कंपैरेटिवली काफी आगे निकल गई, 10 जो है वो मीडियम स्थिति में है और 5 जो है एकदम ही पीछे रह गई। तो अब ये
इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सारी की सारी जो जातियां हैं वो सबकी सब शेड्यूल कास्ट में आती हैं, बट फिर भी इनके बीच में आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो वही पर्टिकुलर कहानी जो है अरुण थातियार्स के साथ में थी कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये लोग शेड्यूल कास्ट में थे, मगर शेड्यूल कास्ट में भी जो सबसे बुरी स्थिति में जातियां हैं, जिनका अभी विकास बहुत ज्यादा पिछड़ गया है, उस तरीके की स्थिति में ये लोग आ गए थे। तो इससे अब तमिलनाडु की सरकार ने यह बोला कि हम जो एससी का कोटा है, शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली अरुण थातियार्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं। बेसिकली कोटे में कोटा क्रिएट किया गया था। इसी को आप सब कैटेगराइजेशन भी बोलते हो, इसी को कई बार प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। तो इसके लिए फिर कानून बनाया गया था और ये जो है चैलेंज हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार ने साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो सब कैटेगराइजेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है टू सिक्योर सब्सटेंशियल इक्वालिटी। मतलब ये कि अगर आपको कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जातियां एकदम ही पिछड़ी रह गई, 5 बहुत आगे निकल गई, 10 मीडियम स्थिति में, तो जो एकदम ही पिछड़ी रह गई है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सब कैटेगराइजेशन जो किया जा रहा है, ये जो किया गया है, ना सिर्फ ये सही है मगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। संविधान ये कहता है सबको तरक्की के रास्ते पे लेकर आना है। अब अगर वो पीछे रह गए हैं तो फिर उनको आगे लाने के लिए अगर आपको एडिशनल हाथ पैर मारना पड़ रहा है तो मारिए, कोई किसी तरीके से गलत नहीं है, सही चीज है, सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ सब क्लासिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल टू एससीज इफ द सोशल पोजीशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कास्ट इज नॉट कंपैरेबल। तो मगर बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कोटे में अगर कोटा क्रिएट होता है, सब कैटेगराइजेशन या फिर सब क्लासिफिकेशन किया जाता है शेड्यूल कास्ट में, तो इतना सा ध्यान रखना है कि जिनके साथ में ये, जिनको एडिशनल ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी स्थिति जो है शेड्यूल कास्ट की बाकी जातियों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा खराब होनी चाहिए। वो कंपैरेबल ना हो बिल्कुल भी, उनकी सामाजिक स्थिति वो काफी ज्यादा पिछड़ गए हो, तभी जो है आप उनको कंपेयर कर, तभी जो है उनके लिए आप अलग से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी ये नहीं हो कि सारी की सारी जातियां बेहतर हैं, बस आप कोई पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए किसी को ऐसा कुछ कर दें, ये नहीं होना चाहिए। कोई जातियां अगर बहुत ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं तब उनके लिए आप इस तरीके का सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यही सारा इशू जो है वो मैंने आपको समझाया। अब वो जो कानून था जिसको चैलेंज किया गया था, इसका नाम था तमिलनाडु अरुण थातियार्स रिजर्वेशन एक्ट 2009। ये पर्टिकुलर कानून 2009 में पास हुआ था। अरुण थातियार्स को आपका जो भी रिजर्वेशन है उसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए, मगर अल्टीमेटली इसको चैलेंज किया गया और उसके फिर नतीजे में सारी की सारी बात निकल कर आई है। अब यहां से सवाल जो पूछा जा सकता है, एक तो ये कि सब कैटेगराइजेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि सब कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन या कोटा में कोटा जो बनाया जा सकता है उसको सही ठहराया है। यह पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन कंडीशंस में कोटे में कोटा क्रिएट करने की बात की गई है। तो ये भी अपने को याद रखना है, जब जातियां जिनके लिए सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वो बिल्कुल ही अच्छी स्थिति में ना हो, उनके लिए जो है कोटे में कोटा क्रिएट किया गया है। तो ये दो एक सवाल जो है यहां से बनकर तैयार होते हैं। बाकी अगर मेंस में लिखने के लिए आए तो भी आप इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं। अगर कहीं पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ लिखने को आता है, ये आपका जो सब क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर अगर कुछ लिखने को आता है, या फिर अगर कोई अगर ये सवाल कुछ पूछा जाता है कि रिजर्वेशन देने के बाद भी कुछ जातियां बहुत ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं तो उनके लिए क्या किया जाए, तो वहां पर इसको कोट करके सब कैटेगराइजेशन का एग्जाम्पल या सजेशन आप जो है बता सकते हैं। चलें, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। और ये समाचार अपकमिंग जो एग्जामिनेशन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खासतौर पे जो एक दिन के पेपर होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके अलावा एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं पीएससी वगैरह के, जो एक दिन के पेपर हैं, उनमें एमसीक्यू के रूप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई चांस है इस पर्टिकुलर न्यूज में से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाईलाइट कर लीजिएगा। समाचार यह है कि जैसा कि आपको पता ही है, इसरो बहुत जल्दी एक ह्यूमन फ्लाइट जो है वो स्पेस में भेजने वाला है। पहली बार हमारे जो कुछ भारतीय हैं उनको इसरो की मदद से स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन का नाम है गगनयान एंड बहुत जल्दी ये मिशन जो है लॉन्च होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर मिशन में भेजने के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसमें से 2 ऑफिसर्स, जिनमें से एक का नाम है ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला एंड दूसरा है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इन 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में नासा का एक अपकमिंग मिशन है एक्सियम 04।
एक्सियम 04 के नाम से एक मिशन है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया। इस एक्सियम 04 मिशन के तहत में नासा अपने कुछ लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेज रहा है। तो उनके साथ में हमारे भी जो दो ये आपके अफसर्स हैं, इनको साथ में हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एक्सियम 4 मिशन 04 मिशन है, हालांकि नासा इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बट ये एक प्राइवेट मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से यह चौथा प्राइवेट मिशन है जिसकी मदद से स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाया जाएगा। अब हमारे इन दो लोगों को भेजने का लॉजिक ये है, हमारे जो दो डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स हैं, एंड एक अच्छा पॉइंट और याद आया कि अपने जो ये डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो है गगनयात्री। जैसे जनरली जो स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, मगर अपना जो मिशन है वो गगनयान है, तो उस गगनयान में ये लोग जाएंगे तो फिर इनको गगनयात्री बोला गया, ये याद रखिएगा। तो अपने जो दो डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स या जो दो गगनयात्री हैं, जब ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचेंगे तो वहां पर ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए। और जितना भी साथ ही साथ ये दूसरी भी जो आपकी एक्टिविटीज वगैरह हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आप बाहर भी आते हो और उसके बाद स्पेस स्टेशन के बाहर भी आपको जो एक्टिविटीज वगैरह करनी होती हैं, इसको स्पेस वॉक बोला जाता है, ये सारी एक्टिविटीज वगैरह ये लोग करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये सारा एक्सपीरियंस लेकर एक्सियम 04 मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब ये जाके रहेंगे और जो एक्सपीरियंस इनको यहां से मिलेगा, वो एक्सपीरियंस फिर जब ये लोगों को फिर से स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान मिशन में, तो वहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, काफी ज्यादा वहां पर ये एक्सपीरियंस अपने काम आने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। ये सारा का सारा एक्सपीरियंस फिर अपना जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, गगनयान मिशन है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ इसकी मदद से ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपका जो है, इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो। अब ये जो पूरा मिशन होने वाला है, इसमें नासा अपने दो लड़कों को भेज रहा है स्पेस में, जिसकी मदद से एक्सपीरियंस गेन करके फिर जब अपन फिर से स्पेस में जाएंगे तो अपने को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और क्योंकि नासा इसरो की के लोहे को मानता है, नासा मानता है कि भाई इनमें कैपेबिलिटीज हैं, बहुत कम दाम में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। तो फ्यूचर में आगे चलकर अगर मार्स या फिर उसके भी फर्दर कहीं पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स के या मिशन वगैरह अगर प्लान होते हैं और उसमें फिर नासा और इसरो का कोलैबोरेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती मजबूत की जा रही है, वो पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप है यहाँ से स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इन दो लोगों की हेल्प नासा भी कर रहा है, कल को नासा की मदद हम लोग करेंगे। इसी तरह से जो है स्पेस ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, तो नासा और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन जो है यहाँ से काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, और इससे ह्यूमन रेस की अगर बात की जाए उसके स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी मदद जो है मिलेगी, ये बात है। अब ये तो अपनी न्यूज हो गई। यहां से अब क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि ये जो एक्सियम 4 मिशन है या फिर एक्सियम मिशन है, ये किस देश का मिशन है? तो याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिशन है, इंडिया का मिशन नहीं है। अपन अपने दो लड़कों को या दो एस्ट्रोनॉट्स को भेज जरूर रहे हैं नासा के साथ कोलैबोरेशन करके, पर मिशन उन्हीं का है। दूसरा, नासा का भी सरकारी मिशन है अमेरिकन गवर्नमेंट का या नहीं? तो याद रखना है कि ये प्राइवेट मिशन है। तीसरी बात जो अपने को याद रखनी है कि ये पहला ऐसा प्राइवेट मिशन नहीं है, इस तरीके के पहले 4 मिशन, ऐसे 3 मिशन जा चुके हैं और ये चौथा वाला होने वाला है, इसीलिए इसका नाम 04 रखा गया है। लास्टली, ये जो दो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर फॉर दैट मैटर जो गगनयान मिशन में अपने जो जाने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स, उनके लिए क्या नाम रखा गया है? तो ये अपने को ध्यान रखना है, इनको गगनयात्री बोला जाएगा। ठीक है जी, इनको गगनयात्री बोला जाएगा। एंड चौथा, ये जो एक्सियम 4 मिशन है या फिर रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया के जो दो ऑफिसर्स या फिर जो दो गगनयात्री या एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, उनका क्या नाम है? तो नाम याद रखना पड़ेंगे, ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इन दो लोगों को जो है इस पर्टिकुलर मिशन में भेजा गया है। चलें जी, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 4 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।